तो गाइस अब हम पढ़ने वाले हैं सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। चलिए देखते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट। जो मोल कंसेप्ट है वो सेंटर है क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन इन केमिस्ट्री एंड द मल्टीपल इंटरप्रिटेशन ऑफ द concept allow us to bridge the gap between the some microscopic world of atoms and molecules and the microscopic world can observe। सबसे पहले थैंक्स कि ये जो पीडीएफ है बहुत ही बढ़िया पीडीएफ है। ये कॉन्सेप्ट मैप की पीडीएफ है। ठीक है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आई विल ट्राई कि मैं इसको डाल सकूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक्स टू दिस पीडीएफ। इसके अलावा एक चीज़ जो मैं आपको मेन बताना चाहती हूँ, इस ये पीडीएफ बहुत ज़्यादा यूज़फुल है अगर आप एक टाइप का एक केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स है इफ़ यू प्रिपेयर फॉर नीट एंड जेई एंड एनडीए यूपीएससी और ऑल फॉर दिस। तो चलिए आगे करते हैं। तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहले मोल कंसेप्ट की बात करेंगे। तो मोल कंसेप्ट इज द सेंटर ऑफ क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन इन केमिस्ट्री एंड द मल्टीपल इंटरप्रिटेशन ऑफ कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट की अगर हम बात करूँ तो एक मोल में 6.02 टू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। और एक मोल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कितना अमाउंट सब्सटेंस प्रेजेंट है। ए मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ आइडेंटिटीज, एटम्स, molecules, ions or other particles as the number of atoms present in 12 gram of the C12 isotope। और जो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं 12 ग्राम C12 में वो होते हैं 6.02 टू 10⁻23। तो contrary to belief of chemistry student, Avogadro number was discovered by Avogadro. It was just an honorary name। First time number of molecule is the substance was calculated in 1865। देखिए ये कोई काम की बात नहीं है, पेपर में इससे पॉइंट नहीं पूछा जाएगा। हम काम की बात पे आते हैं कि मोल क्या होता है। ठीक है, तो एक मोल हम कैसे निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं एन ग्राम ऑफ एटम से भी निकाल सकते हैं, एन ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल से भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल से भी निकाल सकते हैं, गैस वॉल्यूम से भी निकाल सकते हैं, मास से भी निकाल सकते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन से, डेंसिटी से, एंड इसके अलावा कंसंट्रेशन टर्म से भी हम जो है निकाल सकते हैं। तो मास से निकालेंगे तो मास ऑफ एलिमेंट, परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालेंगे कि कोई मेरे पास मॉलिक्यूल है। ठीक है, कभी मेरे पास मॉलिक्यूल है, लाइक मैं बात करती हूँ ग्लूकोज की, तो उसमें ग्लूकोज है का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। तो उसके अंदर कितना कार्बन है, तो यहाँ पे जितना कार्बन का मास है वो लिखेगी, डिवाइड बाय टोटल मास कितना ग्लूकोज का है वो लिखेंगे। तो इससे ना अपने पास टोटल परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगी। देन हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब एटॉमिक रेशियो कैसे निकालेंगे, कितना उसकी परसेंटेज है डिवाइड बाय एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक रेशियो कैसे निकालेंगे, कितना उसकी परसेंटेज है डिवाइड बाय एटॉमिक मास। इसको हम चेंज कर देंगे सिंपलेस्ट रेशियो में, एटॉमिक रेशियो डिवाइड बाय मिनिमम एटॉमिक रेशियो। फिर चेंज कर देगी हम इसको दोबारा से सिंपल होल नंबर रेशियो मल्टीप्लाई में इंटीजर, फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई विद एन, तो क्या बन जाएगा वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नेक्स्ट हमारे पास स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। क्या है हमारे पास स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए हम यूज करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट का और रिएक्शन विद रिएक्शन सॉल्यूशन। तो लिमिटिंग रिएजेंट और रिएक्टेंट इज द रिएक्टेंट दैट लिमिट्स द अमाउंट ऑफ अदर रिएक्टेंट that can combine and the amount of product that can form in the chemical reaction। तो लिमिटिंग रिएजेंट है या फिर रिएक्टेंट है, वो रिएक्शन में लिमिट कर रहा है, मतलब कि कमी ला रहा है कि बेसिकली दो रिएक्टेंट है तो एक रिएक्टेंट वो लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम करेगा अगर वो लिमिट कर रहा है अमाउंट ऑफ अदर रिएक्टेंट डेट कैन कंबाइन, जो कंबाइन हो सकता है और प्रोडक्ट को जो फॉर्म होता है केमिकल रिएक्शन में। Excess reagent is the substance that is not used up completely in the reaction। एक्सेस रिएजेंट होगा तो यूज होगा ही नहीं, लेकिन कम होगा तो रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी। तो उसके कम होने से रिएक्शन नहीं हो पा रही, तो मतलब कि वो लिमिटिंग रिएजेंट है। जैसे कि कंबशन के लिए हमें 12 ग्राम ऑफ कार्बन इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, मोर देन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन एक्ट एज ए लिमिटिंग रिएजेंट। तो अगर कंबशन कर रहे हैं हम 12 ग्राम ऑक्सीजन ले 12 ग्राम, हम एक बार मैं समझाती हूँ। देखिए कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करके बनाते हैं CO2,
अब ये 12 चाहिए, ये 32 चाहिए, 44 बनता है। अब मैं ऑक्सीजन बहुत सारी ले लूँ तो क्या फायदा लेने का, CO2 तो उतना ही बनेगा जब तक हमारे पास कार्बन नहीं होगा। मतलब कार्बन की अमाउंट लिमिट कर रही है रिएक्शन को, तो यहाँ पे कार्बन क्या लिमिटिंग रिएजेंट है, मतलब जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है। और रिएक्शन इन सोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो मास परसेंट हम कैसे निकालते हैं। मास परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास, ठीक है, या फिर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में टोटल मास। यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों आ जाएगा, और मास को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। मास को परसेंट में हम कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। उसके बाद हमारा यूज़ होता है मोलैरिटी। मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अगर हम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ml के अंदर ले रहे हैं तो ऊपर हम किसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही गिवन मास बाय मोलर मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, लेकिन हम ml में ले रहे हैं तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, वरना आप यहाँ पे लीटर भी लेके चल सकते हैं। देन एंड नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी के अंदर गाइज हम लेते हैं वही, लेकिन यहाँ पे हम ये तो हो गया नंबर ऑफ मोल्स, देखिए नंबर ऑफ मोल्स हो गया ना, यहाँ पे हम लेते हैं ग्राम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो इसलिए यहाँ पे हम मोलर मास की जगह लेते हैं ग्राम इक्विवेलेंट मास। क्या लेते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट मास, वही गिवन मास बाय में ग्राम इक्विवेलेंट मास, और गिवन मास डिवाइड बाय में ग्राम इक्विवेलेंट मास जो है ये हमें देता है इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट मास हम निकालेंगे कैसे, तो ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला होता है कि जो मॉलिक्यूलर मास है उसको डिवाइड कर दो n फैक्टर से। अब n फैक्टर अलग अलग रहता है, एसिड के लिए बेसिसिटी फैक्टर, बेस के लिए एसिडिटी फैक्टर। अब है हमारे पास मोलैलिटी, मोलैलिटी में हम सेम चलते हैं कि गिवन नंबर ऑफ मोल्स की बात कर लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऐसे लग रहा होगा अजीब से, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लेके चलेंगे तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, मोल्स और गिवन मास ऑफ सोल्यूट, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, और डिवाइड करते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट्स जो हमें गिवन होता है। और मोल फ्रैक्शन के लिए क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, या फिर मैं इसको बोल देती हूँ हमारे सोल्यूशन में दो कंपोनेंट्स है, एक 1 एंड एक कंपोनेंट है 2, तो हम 2 को सोल्यूट मान लो, 1 को सॉल्वेंट मान लो, या फिर आप ना भी मानो तो भी चलेगा। अगर मैं बात करूँ मोल फ्रैक्शन सेकंड कंपोनेंट की, तो नंबर ऑफ मोल्स आएगी सेकंड कंपोनेंट के डिवाइड बाय में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 की बात करूँ तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ 1 एंड 2, जैसे डेट इज सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। उसके बाद हम आते हैं एटॉमिक मॉडल पे। तो nearly all properties of matter can be explained in terms of atoms consisting of electrons, photons and neutrons। तो हम एटम की सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में, और वेरियस मॉडल्स भी यहाँ पे गिवन है जो कि डिस्क्राइब करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जैसे कि क्लासिकल, क्वांटम एंड वेव मैकेनिकल कंसेप्ट्स को जो है ये क्लासीफाई करते हैं। तो की पॉइंट्स क्या है, एटम्स जो है वो यूनिफॉर्म स्पेयर्स है जिसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी, इन विच एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन उसमें घूम रहे हैं। अब स्टेबिलिटी क्यों है एक एटम के अंदर, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही प्रोटॉन्स हैं। तो यहाँ पे समझ पा रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एटम इज ड्यू टू द बैलेंस बिटवीन द repulsive forces between the electrons and their attraction toward center of the positive charge। तो इसके ड्रॉबैक क्या रहेगी, अनेबल टू एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आगे हम बात करते हैं की पॉइंट की। टाइनी वेरी डेंस पॉजिटिव न्यूक्लियस सराउंडेड बाय डिफ्यूज इलेक्ट्रॉन क्लाउड। एक मिनट, यहाँ पे हम एटम की बात कर रहे हैं, ये थॉमसन एटॉमिक मॉडल और पम्प पुडिंग मॉडल बाय जे थॉमसन इन 1898, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इन्होंने दिया। ठीक है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या कहता है, ये बोलता है टीनी वेरी डेंस पॉजिटिव सराउंडेड बाय डिफ्यूज इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस विद हाई स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव करते हैं, ठीक है, और इनकी जो बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड होती है और जिसमें ये मूव करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं उसको हम,
उसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज गिवन बाय, जो रेडियस है न्यूक्लियस का उसको कैसे दिया था, r इज इक्वल टू आर नोट 3 टाइम्स अंडर रूट ए सेंटीमीटर, और r यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, r यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इसने बोला कि टीनी वेरी डेंस पॉजिटिव न्यूक्लियस जो है वो सराउंडेड है टीनी टीनी किस डिफ्यूज इलेक्ट्रॉन से। तो इनका कहने का मतलब था कि एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस जो कि बहुत ही छोटा है, टाइनी है, और इलेक्ट्रॉन जो है बड़े आराम से बाहर की ओर घूम रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड से घूम रहे हैं, और जो जिस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑर्बिट। और जो रेडियस है न्यूक्लियस का वो इन्होंने दिया था, r इज इक्वल टू में r नोट जो में गिवन होगा अंडर रूट 3 ए सेंटीमीटर। r जो यहाँ पे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, r नोट यहाँ कॉन्स्टेंट है 1.33 10 की पावर -33 सेंटीमीटर। ये यहाँ पे मास नंबर है, क्योंकि यहाँ से पता लग जाएगा कि हर एक एलिमेंट का अलग अलग क्या होता है, रेडियस होता है न्यूक्लियस का। तो r इज इक्वल टू में r नोट अंडर रूट 3 अपॉन ए। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है, 10 की पावर -15 वॉल्यूम ऑफ एटम। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कितना होगा, 10 की पावर -15 वॉल्यूम ऑफ एटम। वैसे कैसे आया ये मैं बता देती हूँ। जो इसका साइज होता है ना, मतलब लेंथ रेडियस के हिसाब से 10 पावर -5 होता है, तो वॉल्यूम के लिए कोई क्यूबिक कर देंगे ना तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। अब ड्रॉबैक क्या थे, इसने क्या एक्सप्लेन नहीं किया, स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया, इसने लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं किया कि कैसे एटम लाइन स्पेक्ट्रा बना रहा है। जो हमारे पास लाइमन है, बलमार है, पस्चान है, ब्रैकेट है, एंड जो पी फंड सीरीज है उसको इसने बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं किया। इसने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी एक्सप्लेन नहीं किया। तो आपको ये पता लग गया इसने क्या क्या एक्सप्लेन नहीं किया। अब जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है, यहाँ पे हम एटॉमिक नंबर को z से लिखते हैं, ठीक है, और जो एटॉमिक नंबर होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, एंड उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है न्यूट्रल एटम में। मास नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। उसके बाद आता है आइसोबार्स, वो डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स होते हैं, उनके पास डिफरेंट एटॉमिक नंबर है बट सेम एटॉमिक मास है, मास नंबर उनका सेम है। आइसोटोप जिनका सेम एटॉमिक नंबर है बट डिफरेंट मास नंबर है, सेम एटॉमिक नंबर है बट डिफरेंट मास नंबर है। अब की पॉइंट क्या थे, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट में कौन रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है, और उसकी फिक्स एनर्जी एंड साइज है कि इलेक्ट्रॉन जंप बिटवीन दिस ऑर्बिट्स बाय अब्सॉर्बिंग और एमिटिंग एनर्जी। और जो एनर्जी डिफरेंस है दो स्टेट्स के बीच में वो होता है डेल्टा ई E2 माइनस E1। और उन्होंने एक्सप्लेन किया स्टेबिलिटी ऑफ एटम और लाइन स्पेक्ट्रम को भी जो है एक्सप्लेन किया गया। ये जो मॉडल था ये सब एक्सप्लेन किया था बोर्स जी ने, ठीक है, बोर ने किया इसको एक्सप्लेन, बोर एटॉमिक मॉडल ऑफ क्वांटाइज्ड मॉडल। तो ये आपको आई थिंक से समझ में आ गया। फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स जो एनर्जी है वो En है, रेडियस Rn है, स्पीड Vn है। ये सब पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। जो एनर्जी है वो होती है माइनस का 1312 Z² अपॉन m², ठीक है। यहाँ पे Z एटॉमिक नंबर है एंड जिस ऑर्बिट में वो है किलो जूल पर मोल, और रेडियस 0.529 m² अपॉन Z जिस ऑर्बिट में है, एंगस्टन के अंदर है ये, और जो स्पीड है वह 2.1 है 10⁸ Z अपॉन n सेंटीमीटर पर सेकेंड के अंदर है ये। आप इसकी यूनिट अच्छे से याद रखिएगा, ये सेंटीमीटर पर सेकेंड में, एंगस्टन में, किलो जूल पर मोल में। An atomic orbital is the wave function for an electron। अब जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो वेव फंक्शन है किसका, एक इलेक्ट्रॉन का। जो साई होता है वेव फंक्शन है, साई स्क्वायर का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, जो हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देता है इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की डेंसिटी। अब जो डी ब्रोगली इक्वेशन है बोलती है लैम्डा इज इक्वल टू में h अपॉन mv। उसके बाद है हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड द अनसर्टेन मोमेंटम जो हमेशा कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू होती है h अपॉन में 4 पाई,
और ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल में होगा। ये मॉडल जो था, ये मॉडल था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ये मॉडल क्या था? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इसके। ठीक है, अब ये हमने बोर की बात कर रहे थे, बोर के कुछ ड्रॉबैक भी थे। अब बोर ने भी जो है मल्टी इलेक्ट्रॉन का स्पेक्ट्रा नहीं दिया, इसने फाइन लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन की एक्सप्लेन नहीं की, इसने जीमन एंड स्टार इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास बॉन्ड। तो बॉन्ड के लिए बस एक बात याद रखिएगा, बॉन्ड बनने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। एक तो होता है इलेक्ट्रोवायलेंट और आयनिक बॉन्ड, जो कैसे बनता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, जैसे कि NaCl, MgF2, Na2S एक्सेट्रा। अब फेवरेबल कंडीशन क्या है किसके लिए? आयनिक बॉन्ड के लिए। सबसे पहले तो आयनिक बॉन्ड के लिए डिफरेंस होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टू एटम्स मस्ट बी अबाउट 2 और मोर। ठीक है, लगभग 2 डिफरेंस होना चाहिए। वैसे आपको बुक्स में मिलेगा 1.9 एंड कुछ बुक्स में 1.6 में मिलेगा, बट जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा ना गाइस, उतना अच्छा आयनिक बॉन्ड होगा। ठीक है, उतना उसमें कम कोवलेंट करेक्टर होगा और लो आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए एटम की। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली हम बात करूँ तो मेटल की अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम होएगी तो ईजिली कैटायन बनाएगा। ठीक है, और अगर हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होएगी नॉन मेटल की तो जल्दी से एनायन बनाएगा। और अगर ठीक है, और जो यहाँ पे लैटिस एनर्जी है LEO, तो लैटिस एनर्जी हायर लैटिस एनर्जी होनी चाहिए, वो रिलीज होनी चाहिए जब कैटायन और एनायन कंडेंस्ड होएंगे क्रिस्टल में। इसका मतलब है हायर लैटिस एनर्जी, मतलब जब वो एक क्रिस्टल बना रहे हैं तो उनकी जो है रिलीज एनर्जी ज़्यादा हो रही है, इट मीन्स द फॉर्म ए स्टेबल बॉन्ड। तो ये सब कंडीशन फेवर करेगी फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड में। द समेशन ऑफ 3 एनर्जीज शुड बी नेगेटिव, इन समेशन का जो एनर्जी है वो नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस में लैटिस एनर्जी क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स पे। कंपाउंड्स हैविंग आयनिक बॉन्ड्स आर यूजुअली क्रिस्टलाइन इन नेचर। जिन कंपाउंड्स के पास क्या होगा? आयनिक बॉन्ड होगा, वो कैसे होगी? क्रिस्टल नेचर में होएगी। उनके पास हाई स्टेबिलिटी होएगी, हाई डेंसिटी होएगी, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। ये कंडक्ट करेगी इलेक्ट्रिसिटी जब इनको मेल्ट करेंगे या फिर इसको डिसॉल्व करेंगे पोलर सॉल्वेंट में। ये सोल्यूबल है पोलर सॉल्वेंट जैसे कि पानी के अंदर। उसके बाद है टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में क्या आता है? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली अट्रैक्टेड बाय द टू एटम्स एंड द इलेक्ट्रॉन। इसमें सेम सेम एटम होंगे, जैसे कि इसमें ये भी जितना अट्रैक्ट कर रहा है ये भी उतना अट्रैक्ट कर रहा है, Cl2 हो गया। एक होता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड द एटम ऑफ हायर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो जिस एटम की ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन क्या आएगा? दौड़ता दौड़ता जाएगा। तो n के पास क्या होगी? ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है तो n के पास इलेक्ट्रॉन दौड़ते दौड़ते जाएगी। ठीक है, अब आते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स पे। वो कंपाउंड्स विद कोवलेंट बॉन्ड जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट। तो जिन कंपाउंड के पास कोवलेंट बॉन्ड होता है उनका मेल्टिंग पॉइंट जनरली क्या होता है? जनरली लो होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है, क्योंकि जो फोर्सेस है अट्रैक्शन की वो वीक है, वो सिर्फ शेयरिंग के कारण बनी है। इन जनरल दोज कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के। ये कंपाउंड सोल्यूबल है नॉन पोलर सॉल्वेंट में और इनसोल्यूबल है पोलर सॉल्वेंट में। अब कुछ फेवरेबल कंडीशन भी पढ़ लेते हैं। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ टू एटम्स मस्ट बी 0 होना चाहिए, तो उतना ही ज़्यादा अच्छा हो क्या होगा? कोवलेंट बॉन्ड होगा। एटम्स ऑफ 5, 6 और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। कोवलेंट बॉन्ड एक केमिकल बॉन्ड है जो शेयरिंग पेयरिंग से बनता है। अब हम आते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे। कोवलेंट बॉन्ड जिसमें बोथ इलेक्ट्रॉन ऑफ द शेयर्ड पेयर आर कंट्रीब्यूटेड बाय वन ऑफ द एटम, जैसे कि NH4 पॉजिटिव CO मॉलिक्यूल की कोऑर्डिनेट बॉन्ड का ही एक टाइप है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक कोवलेंट बॉन्ड का ही टाइप है जिसमें जो एक, लेकिन इसके अंदर कभी कोवलेंट में तो दोनों ही शेयर करते थे, बट इसमें एक शेयर एक दे रहा है और शेयर दोनों कर रहे हैं। ठीक है, किसमें? कोऑर्डिनेट में।
कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कंपाउंड विद कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैव, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है प्योर कोवलेंट बॉन्ड से और लोअर है प्योर आयनिक बॉन्ड से। ये कंपाउंड्स, दिस कंपाउंड्स लाइक कोवलेंट कंपाउंड्स जो है बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। कंपाउंड्स जो है बहुत ही कम सोल्यूबल है पोलर सॉल्वेंट में, बट बहुत ही ज़्यादा सोल्यूबल है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। ठीक है, तो हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है। नेक्स्ट है हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है ओरिजिनली इसको बोला गया था हंट मिलिकन थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाज पब्लिश्ड इन 1929 और इसमें पब्लिश हुई। इसके बाद आप देख सकते हैं इसकी बात करें थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की, तो एमओ थ्योरी जो ओरिजिनली इसको हम बोलते थे वो इसको दी थी हंट मिलिकन थ्योरी बोलते थे। अब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो फर्स्ट पब्लिश इन 1929। अब इसको जो पब्लिश किया था पेपर ऑफ लेनियर जॉन्स। द पेपर नोटेबली प्रिडिक्टेड ए ट्रिपलेट ग्राउंड स्टेट फॉर डाईऑक्सीजन मॉलिक्यूल। The orbital was introduced by Mulliken in 1932 और 1933 में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो एक्सेप्ट होगी और बहुत ही ज़्यादा जो क्या होने लगी, यूज़फुल होने लगी, मतलब कि इसका यूज़ जो है वो होने लग गया। अब हम आते हैं केमिकल बॉन्डिंग मॉडल। नेक्स्ट हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो कंबाइन करके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। एंड ये जो होते हैं वो मूव करते हैं टुवर्ड ईच अदर, दिस मूव टुवर्ड ईच अदर। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई हाई, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलती है वो बोलती है जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, इट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेगी बॉन्डिंग में वो ऑक्यूपाई करेगी sp_d करेक्टर। sp_d करेक्टर को वो क्या करेगी, ऑक्यूपाई करेगी। तो ये थी हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसके बाद हमारे पास शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। जिन इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना होता है वो ऑक्यूपाई करते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। इसमें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपको दिख रहा है जैसे कि। चलिए एक बार हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थोड़ी डिटेल में करते हैं। जो ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो आप देख पा रहे हैं। सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 1 है, 2s, पाई 2px, पाई 2py, इन दोनों की एनर्जी इक्वल है। देन पाई 2z की एनर्जी जो है वो कम है, ज़्यादा है इनसे। then pi star 2px, pi star 2py, pi star 2pz। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये तो क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। एंटी बॉन्डिंग आउट ऑफ फेस, बॉन्डिंग इन फेस। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग आउट ऑफ फेस, बॉन्डिंग इन फेस। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नेक्स्ट आता है हमारे पास मेरिट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मेरिट्स क्या, किसके, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के। ये बेस्ट है क्या, प्रिडिक्शन के लिए, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स की प्रिडिक्शन के लिए। बेस्ट फॉर प्रिडिक्टिंग मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बेस्ट है क्या प्रिडिक्ट करने के लिए, मैग्नेटिक बिहेवियर किसका, मॉलिक्यूल्स का। सिग्मा ऑर्बिटल सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल अराउंड बॉन्ड एक्सिस एंड पाई ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू बॉन्ड एक्सिस। अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नोडल प्लेन है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पाई पी वाई ओवरलैप बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये तो पता ही है गाइस कि जब ये नोड है तब यहाँ पे सिग्मा ओवरलैपिंग होगी, ये एंटी बॉन्डिंग है। तो दिस इज अबाउट द MOT। अब हम नेक्स्ट करेंगे कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइस। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में और बहुत सारे पॉइंट है, लाइक पीपी के केस में जो ये बीच वाला पॉइंट होता है उसको हम नोडल प्लेन बोलते हैं। और ऐसे जब बन रहा है तो ये नोडल प्लेन ऐसे भी हो सकता है जब ये इस टाइप से बन रहा है। पाई पी वाई ओवरलैप बॉन्डिंग ऑर्बिटल, पाई पी वाई ओवरलैप एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। एक आता है SP-Z ओवरलैपिंग। ठीक है, क्या आती है, SP-Z ओवरलैपिंग भी आती है हमारे पास, PP ओवरलैपिंग भी है, SP-Z ओवरलैपिंग भी है। तो बहुत कुछ है।
चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।